यह बात है पुराने जमाने की, जब देवगढ़ नाम के राजा धर्मपाल राज्य करते थे। राजा तो थे सीधे साधे, पर उनका एक मंत्री था, नाम था दीनानाथ। जैसे नाम था वैसे ही उसका स्वभाव। खुद को 30 मार खां समझता था। बस वो तो यही सोचता कि राजपाट में सबसे ज्यादा बुद्धि उसी के पास है। गांव के लोग बेचारे अपनी किसानी में लगे रहते थे, लेकिन मंत्री जी की नजर हमेशा उनकी जमीन जायदाद पर रहती थी। मंत्री जी, पिछली बार जो मैंने आपसे किसानों की समस्याओं के बारे में पूछा था, सूखे के कारण इस साल लगान कम आ रहा है और गांव वाले भी बड़े परेशान हैं। मुझे लग रहा है हमें कुछ राहत देनी चाहिए ताकि वे अगली फसल ठीक से बो सकें। आखिर उनकी मेहनत पर ही हमारा राजकोष टिका है। महाराज, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं? ये किसान होते ही किस काम के हैं? मेहनत की बातें छोड़िए, ये तो सुबह से शाम तक आलस ही करते हैं। इन्हें जरा भी डील दी जाए तो ये सिर पर चढ़ बैठते हैं। मेरा मानना है कि लगान कम करने के बजाय उसे थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जब इन्हें दंड का डर रहेगा तभी ये जमीन पर जी तोड़ मेहनत करेंगे और राज्य का खजाना भरेगा। इन्हें क्या पता कि राजपाट कैसे चलता है। पर दीनानाथ, मुझे लगता है कि आप आम आदमी की तकलीफ को जरा कम करके आंक रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि रमेश नाम का एक किसान है। वह ईमानदार और मेहनती है। वह कई बार राजकोष में समय से पहले ही अनाज जमा करा देता है। क्या उसकी मेहनत को भी आप आलस कहेंगे? अरे, आप उस रमेश की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूं उसे। वो बस दिखावा करता है। महाराज, यह सब चालाकी है। ये किसान लोग ना बड़े भोले बनते हैं ताकि आपसे छूट पा सकें। आप एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि वो इतना अच्छा और ज्ञानी है तो मैं ही उसकी बुद्धि और काबिलियत की परीक्षा लूंगा। तभी आपको पता चलेगा कि ये मिट्टी में काम करने वाले लोग राजकीय मामलों में कितने अज्ञानी होते हैं। ठीक है मंत्री जी, जैसी आपकी इच्छा, पर ध्यान रहे किसी गरीब के साथ अन्याय न हो। मुझे सत्य से अवगत कराए। बस मंत्री दीनानाथ ने तो कसम खा ली थी कि वो उस रमेश को सबक सिखाएगा। उसने अपने सैनिक भेजे और रमेश को बिना कारण ही दरबार में बुलवा लिया। बेचारा रमेश डरा सहमा हाथ जोड़कर दरबार में खड़ा था। रमेश, तू ही है ना वो किसान जिसकी ईमानदारी के चर्चे महाराज करते रहते हैं? जरा हमें भी बता, तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करता है? हाँ महाराज, मैं तो साधारण किसान हूं। मैं क्या जानूं बुद्धि या अक्ल की बातें। मैं तो बस अपनी धरती मां की सेवा करता हूं, जी तोड़ मेहनत करता हूं ताकि अन्न उपजे और हम सबका पेट भर सके। मेरे लिए तो ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी बुद्धि है हुजूर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेहनत? अरे मेहनत तो गधा भी करता है। सुनो अज्ञानी, अगर तू सच में बुद्धिमान है तो मेरे इस सवाल का जवाब दे। अगर जवाब नहीं दे पाया तो तेरी जमीन जब्त कर ली जाएगी और तेरी ईमानदारी का ढोंग टूट जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। आप परीक्षा लें। अगर मैं आपकी नजरों में बुद्धिहीन हूं तो मुझे मेरा दंड स्वीकार होगा। अब मेरा सवाल ध्यान से सुन। मान ले कि मैं तुझे एक काम देता हूं। तुझे इस राज्य के सारे कष्ट और दुख एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पहुंचाने हैं। क्या तू ये कर पाएगा? और अगर हां तो बता कितना समय लेगा, और अगर नहीं तो बता क्यों नहीं कर पाएगा। सोच ले, यह केवल तेरी मेहनत का नहीं, तेरी बुद्धि का सवाल है। रमेश सोच में पड़ जाता है। वह कुछ देर सोचता है और मंत्री से बोलता है, मंत्री जी, आपका सवाल बहुत मुश्किल है और इसका जवाब मेरे पास तुरंत नहीं है। आप मुझे 1 सप्ताह का समय दें। मैं जंगल में जाकर सोच विचार करूंगा और फिर आपके इस कठिन प्रश्न का सही उत्तर दूंगा। ये मेरी अंतिम विनती है। राजा धर्मपाल। रमेश की विनम्रता
और समय मांगने की बात से प्रभावित होते हुए, और वह बोलता है, दीनानाथ, इसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। इसकी विनम्रता हमें समय देने को मजबूर करती है। ठीक है, 1 सप्ताह। अगर तू खाली हाथ लौटा या ऊंट पटांग जवाब दिया तो समझ लेना तेरा क्या हश्र होगा। जा, और याद रखना, ये राजपाट तेरा खेत नहीं है। रमेश चुपचाप झुककर, हाथ जोड़कर दरबार से बाहर निकल जाता है। बेचारा रमेश अपने खेत खलिहान छोड़कर अब वो जंगल की राह पर निकल पड़ा। मंत्री ने तो उसे असंभव सवाल पूछकर फंसा दिया था। अब रमेश को मेहनत से नहीं, बुद्धि से काम लेना था। पूरे 3 दिन वो जंगल में भटकता रहा। अरे, ये कैसा संकट आ पड़ा है मुझ पर। मंत्री जी ने तो मेरा जीवन ही दांव पर लगा दिया है। अब मैं क्या करूं? ये दुख कष्ट तो कोई अनाज के बोरे नहीं है जिन्हें बैलगाड़ी पर लादा और दूसरे गांव में फेंक आए। ये तो मनुष्य के भीतर रहते हैं। इनको कैसे कहूं कि निकल जा और वहां जाकर बैठ जा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मेरी जमीन चली जाएगी। मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे? हे धरती माँ, कुछ तो राह दिखाओ, कोई संकेत दो। रमेश की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे बिना पानी की मछली। चौथी सुबह हुई तो उसने सोचा, अब तो बस एक ही सहारा है। इस जंगल में एक बाबा रहते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। सुना है वो बड़ी बड़ी उलझने मिनटों में सुलझा देते हैं। अब तो उन्हीं के पास चलता हूँ। इस उम्मीद के सहारे रमेश जंगल के और भीतरी हिस्से में जाने लगता है। रमेश चलते चलते एक छोटी सी पुरानी कुटिया के पास पहुंचता है। वहां एक महात्मा बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जो ध्यान में लीन थे। रमेश डरते डरते उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, हे महात्मन, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं एक दुखी और अज्ञानी किसान हूँ। मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूँ। मैं दर दर भटक रहा हूँ, पर कोई हल नहीं मिल रहा। कृपा करके मेरी दशा पर दया करें। आओ वत्स रमेश, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। मनुष्य जब स्वयं की बुद्धि से थक जाता है तब वो ईश्वर और ज्ञान की शरण में आता है। बैठो, बताओ, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विष खुला है जिसने तुम्हारी शांति छीन ली है? अपने मन की बात खोलकर कहो। बाबा जी, बात यह है कि हमारे राज्य के मंत्री दीनानाथ बड़े अहंकारी हैं। उन्होंने मेरी ईमानदारी को ढोंग बताया और मुझे एक ऐसा परीक्षा में डाल दिया है जिसका उत्तर देना मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने पूछा है कि मैं राज्य के सारे दुख और कष्ट एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कैसे ले जाऊंगा और इसमें कितना समय लगेगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मेरी जमीन छीन ली जाएगी। आप ही बताइए महाराज, ये दुख दर्द, ये तकलीफें कोई सामान थोड़े ही हैं जो गठरी में बांध ली। यह तो सच में गंभीर और बुद्धिमानी वाला सवाल है। दीनानाथ ने अपनी अज्ञानता को तुम्हारी परीक्षा बना दिया है। सुनो वत्स, दुख और कष्ट हमेशा मनुष्य की सोच और कर्मों से पैदा होते हैं। तुम उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भौतिक रूप से नहीं ले जा सकते, पर हाँ, उन्हें हमेशा के लिए खत्म जरूर किया जा सकता है। वो कैसे महाराज? कृपया मुझे उपाय बताएं। आप मेरी नाव को डूबने से बचा लेंगे। महात्मा विशुद्धानंद अपने पास से 3 छोटी पोटलियां निकालते हुए रमेश से बोलता है, ध्यान से सुनो रमेश, यह ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस अहंकारी मंत्री और राजा के लिए है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इन 3 पोटलियों में छिपा है। ये कोई जादुई चीज नहीं है, ये बस ज्ञान के प्रतीक है। तुम्हें बस इतना करना है कि मंत्री के सामने इन पोटलियों को पेश करना है और कहना है कि राज्य के सारे दुख इन्हीं में हैं और उन्हें हटाने का तरीका भी इन्हीं में छिपा है। और फिर साधु बाबा उन पोटलियों का सारा ज्ञान रमेश को बताने लगते हैं।
उन पोटलियों का ज्ञान सुनकर रमेश एकदम निश्चित हो जाता है और बाबा से बोलता है, बाबा जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। यह जवाब न केवल मेरे संकट को दूर करेगा, बल्कि राजा और मंत्री के अज्ञान को भी दूर करेगा। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार जा सकता हूँ। जाओ वत्स, और याद रखना, साधारणता में ही सच्ची बुद्धि छिपी होती है। मंत्री का अहंकार उसे सत्य देखने नहीं देता, पर तुम सत्य को सबके सामने लाओगे। विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम सच्चे हो। रमेश बाबा से खुशी खुशी उन 3 पोटलियों को लेकर वापस अपने गांव की ओर चल देता है। 1 हफ्ता पूरा हो जाता है और रमेश पूरी तैयारी के साथ दरबार में हाजिर होता है। उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं था। आ गया ए किसान, क्या नाम है तेरा? हाँ रमेश, 7 दिन की सोच विचार की छुट्टी लेकर कौन सी खोज करके आया है? जल्दी बता, तेरा समय अब पूरा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने जंगल में बस पत्ते चबाकर समय बिताया हो और अब कोई बेतुका जवाब लेकर आया हो? याद रख, मेरा सवाल कोई बच्चों का खेल नहीं था। तेरी जमीन दांव पर लगी है। मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। ये सवाल कोई बच्चों का खेल नहीं था, बल्कि ये तो राजपाट और मनुष्य के कल्याण का सवाल था। मैंने जंगल में पत्तों को नहीं, बल्कि ज्ञान को चबाया है। मेरा जवाब सीधा है, पर आपकी अकड़ उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगी। मैंने राज्य के सारे दुख और कष्ट खोजने का उपाय ढूंढ लिया है और मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रमेश आगे बढ़ता है और तीनों पोटलियों को राजा धर्मपाल और मंत्री दीनानाथ के सामने सावधानी से रख देता है। अरे, ये क्या है रमेश? ये छोटी पोटलियां? क्या इन कपड़े की गठरियों में राज्य के सारे दुख हैं? जरा हमें विस्तार से समझाओ। हमें तो लग रहा था कि तुम कोई भौतिक उपाय बताओगे, जैसे खेतों की जुताई या नहरों का निर्माण। महाराज, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। मैंने जंगल में सीखा है कि दुख कोई ईंट पत्थर या अनाज नहीं है जिन्हें बैलगाड़ी पर लाद कर दूर फेंक दिया जाए। दुख तो मनुष्य के मन और उसके बुरे कर्मों से पैदा होते हैं। मैं उन्हें भौतिक रूप से कैसे हटाता? इसीलिए मैंने दुख को खत्म करने के लिए ज्ञान की ये 3 पोटलियां तैयार की हैं। अगर इन्हें राज्य में फैला दिया जाए तो सारे दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। अरे, ये क्या बकवास है? ये गंवार हमें पोथी ज्ञान सिखा रहा है। महाराज, ये हमें मूर्ख बना रहा है। ये पोटलियां, क्या इसमें काला जादू है? ए रमेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ये फटी हुई गठरियां दिखाने की? राजा के सामने ये ड्रामा बंद कर मेरे सवाल का जवाब दे। दुख को हटाकर कहां और कितने समय में ले जाएगा? मंत्री जी, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यह क्रोध भी तो एक दुख है जिसे आपको खुद से हटाना होगा। मैंने कहा ना, दुख कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए उन्हें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने में एक पल भी नहीं लगेगा। ये दुख तो तुरंत दूर हो जाएंगे। बस राजा को मेरी इन 3 ज्ञान की पोटलियों को स्वीकार करना होगा। रमेश, तुम अपनी बात पूरी करो। हमें तुम्हारी बातों में सच्चाई और गहराई दिख रही है। बताओ, इन पोटलियों में क्या ज्ञान है? महाराज, पहली पोटली है संतुष्टि की। इस राज्य में सारे दुख इसलिए हैं क्योंकि लोगों के मन में लालच और असंतोष भर गया है। वे हमेशा और अधिक चाहते हैं, इसीलिए वे कभी सुखी नहीं होते। राजा को लोगों को संतोष का महत्व सिखाना होगा। जब लोगों के मन से लालच हटेगा तो दुख अपने आप भाग जाएगा। यही बुद्धिमानी है। वाह रे, ये तो साधु संतों वाली बातें हैं। इससे राजपाट नहीं चलता। अगर किसान संतोष कर लेगा तो मेहनत कौन करेगा, और अगर मेहनत नहीं होगी तो लगान कौन देगा? मंत्री जी, आप मेरी दूसरी पोटली देखिए। इसका नाम है मेहनत और ईमानदारी। मैंने यह कब कहा कि किसान मेहनत करना छोड़ दे? बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि राजा को मेहनत करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें आलसी कहकर उनकी जमीन छीनने की धमकी देनी चाहिए। जब लोग
ईमानदारी से मेहनत करेंगे और बेईमानी छोड़ देंगे तो राज्य में दरिद्रता का दुख दूर हो जाएगा। पर जब राजा के मंत्री ही अहंकार और लालच में डूब जाएंगे तो जनता कैसे सुखी होगी? मंत्री दीनानाथ का चेहरा अब गुस्से और शर्म से झुक जाता है। बहुत खूब रमेश, तुम सच कह रहे हो। अब तीसरी पोटली के बारे में बताओ। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पोटली है न्याय और दया की। इस राज्य में सबसे बड़ा दुख अन्याय है। जब राजा या उसके मंत्री बिना सोचे विचारे किसी निर्दोष पर झूठा इल्जाम लगाते हैं या उन्हें दंड देते हैं, तब राज्य में दुख की जड़ें गहरी हो जाती हैं। राजा का धर्म है कि वह न्याय करे और गरीबों पर दया दिखाए। जहां न्याय और दया होगी वहां कोई भी दुख टिक नहीं पाएगा। रमेश, तुमने तो हमें साधारण शब्दों में असाधारण ज्ञान दे दिया। तुम्हारा यह जवाब बुद्धिमानी से भरा है। अब आखिरी सवाल जो मंत्री ने पूछा था, कितना समय लगेगा इन दुखों को हमेशा के लिए खत्म करने में? महाराज, इन दुखों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने में तो जैसा कि मैंने बताया एक पल भी नहीं लगेगा, लेकिन इन दुखों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने में और राज्य को पूरी तरह दुख मुक्त बनाने में पूरा जीवन लग जाएगा, क्योंकि मानव मन बड़ा चंचल होता है। उसे संतुष्टि, ईमानदारी और न्याय के रास्ते पर निरंतर चलाने के लिए राजा को जीवन भर काम करते रहना होगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर पल का कर्तव्य है। मंत्री दीनानाथ हार मानकर चुपचाप सिर झुका लेता है। वह समझ चुका था कि वह किसान से हार गया है। दरबार में अब एकदम सन्नाटा पसर गया था। सब लोग राजा के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। रमेश, आज तुमने हमें जो ज्ञान दिया है वो किसी भी शाही खजाने से अनमोल है। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और सत्य किसी ऊंचे पद के गुलाम नहीं होते, बल्कि वे एक साधारण मन में भी प्रकाश बनकर चमक सकते हैं। मंत्री दीनानाथ ने अहंकार में आकर तुम्हें बुद्धिहीन और अज्ञानी समझा, पर तुमने अपने विनम्र उत्तर से उनका अहंकार चकनाचूर कर दिया। मंत्री दीनानाथ, तुमने मेरी प्रजा के एक मेहनती और ईमानदार किसान का न केवल अपमान किया, बल्कि अपनी अकद में आकर उसे उसकी जीवन यापन की जमीन से वंचित करने की कोशिश की। तुम यह भूल गए कि तुम राजा नहीं, बल्कि मेरे सेवक हो, और तुम्हारा धर्म है कि तुम जनता की सेवा करो। तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि ज्ञान और बुद्धिमानी तुम्हारी पदवी से नहीं, बल्कि विचारों से आती है। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं अहंकार के अंधेरे में था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रमेश का जवाब सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं शर्मिंदा हूं महाराज। तुम्हारी गलती अक्षमा योग्य है दीनानाथ, परंतु मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। तुम्हें दंड के रूप में आज से तुम मंत्री के पद पर नहीं रहोगे। अब तुम गांव गांव जाकर रमेश द्वारा दी गई ज्ञान की 3 पोटलियों संतुष्टि, मेहनत और ईमानदारी तथा न्याय और दया के बारे में लोगों को शिक्षा दोगे। जब तक तुम ये काम ईमानदारी से नहीं करोगे, तुम्हें राजकोष से कोई वेतन नहीं मिलेगा। यही तुम्हारे अहंकार की साह है। मंत्री दीनानाथ पूरी तरह टूट जाते हैं, पर राजा की आज्ञा मानकर सिर झुका लेते हैं। और तुम रमेश, तुमने न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़ा सबक दिया है। तुम्हारी बुद्धिमानी और विनम्रता ने यह साबित कर दिया कि ईमानदार और मेहनती आदमी ही सच्चे अर्थों में धनी होता है। आज से तुम्हारी जमीन को लगान मुक्त किया जाता है। साथ ही तुम्हें राज्य के सलाहकार के रूप में विशेष स्थान दिया जाता है। तुम अपनी खेती भी करोगे, और जब भी मुझे न्याय या कल्याण पर सलाह की जरूरत होगी, तुम मुझे सत्य से अवगत कराओगे। बोलो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है, मेरे ज्ञानवान किसान? महाराज, मैं साधारण किसान हूं। आपकी दया और कृपा के लिए मेरा जीवन आपका आभारी रहेगा। आपकी महानता ने मेरे जैसे तुच्छ सेवक को इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलकर आपकी सेवा करूंगा।
मेरा धन्यवाद स्वीकार करें राजा जी। समय बीतता है। मंत्री दीनानाथ अब साधारण वस्त्र पहनकर गांवों में घूमते हैं और लोगों को संतुष्टि और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। किसान रमेश खेती के साथ साथ राजा को प्रजा की सच्ची स्थिति बताते हैं, जिससे राज्य में सुधार होने लगता है।